हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके पास एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसको आज हम लोग देखेंगे विस्तार से। जो बच्चे जहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, जिस कॉलेज से देख रहे हो, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखो। और जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। आप लोगों के सपोर्ट पे ही मैं हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दोगे तो ये चैनल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेनली अगर स्रोत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो मेनली ट्रीटीज़ और कस्टम, यही मेन है इंटरनेशनल लॉ का स्रोत। सोर्सेज की बात करेंगे तो यही 2 पॉइंट है। ठीक है, लेकिन 2 पॉइंट से तो आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको पीजी में लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए नोट्स बनाया हूँ, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आप लोगों का अच्छे से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे पहला इंट्रोडक्शन, भूमिका की बात करें तो स्रोत का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ कानून की उत्पत्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत अनेक हैं, उस पर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। ओपेनहाइम, ये ओपेनहाइम इंटरनेशनल लॉ अगर आप पढ़ रहे हो तो जितना भी मैं नाम विद्वानों का ले रहा हूँ, ये नाम आप खाली लिख दोगे ना एग्जामिनेशंस में, तो आपका आंसर राइटिंग जो है वो ऐसा ही हाई लेवल का चला जाएगा। ठीक है, ओपेनहाइम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून के उतने ही स्रोत हैं जितने की तथ्य, यानी फैक्ट्स। ठीक है, ये एक कोटेशन है, मैं कोटेशंस बीच बीच में देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स अगर इसको लिख पाएँ एग्ज़ाम में तो उनका क्या कहते हैं, जो आंसर होगा वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इसीलिए कोटेशंस मैं देना पसंद करता हूँ अपने नोट्स में। ठीक है, तो पहला ओपेनहाइम के अनुसार जो है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के उतने ही स्रोत हैं जितने की तथ्य, यानी फैक्ट्स। उसने सहमति को स्रोत माना है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आप इधर रह रहे हो, 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 जो सबका सहमति होगा वही कानून बनेगा। ठीक है, इनके अनुसार यानी सहमति को ही इन्होंने स्रोत बताया है, ओपेनहाइम को। 2 बार 3 बार वीडियो सुनना, आराम से एग्जामिनेशंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा पॉइंट्स दिमाग में रहेगा। न्यायाधीश ग्रे, ये ग्रे है, ठीक है, ग्रे ने नहीं पढ़ना, ग्रे ने रूढ़ी, प्रथा, न्यायवेताओं के ग्रंथ इत्यादि को स्रोत माना है। ठीक है, स्टार्क के अनुसार रूढ़ियों, संधियों, पंच निर्णय और विधि शास्त्रियों के ग्रंथ आदि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, रूढ़ी मतलब कस्टम्स हो गए जो पौराणिक समय से चलते आ रहे हैं। ठीक है, संधियाँ हो गई, ट्रीटीज़, किसी किसी में विवाद हुआ तो जो सहमति बना, जो समझौता हुआ वो उसके बारे में। पंच निर्णय, जो आपका 4 आदमी बैठ करके, 5 आदमी बैठ करके उसका फैसला किया, वो। विधि शास्त्रियों के ग्रंथ, जो आपका लॉ मेकिंग इंडिविजुअल्स है वो कुछ कुछ लिखे तो उसको स्रोत माना गया। ठीक है तो ये सारे स्रोत हैं। अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के संबंध में 3 विचारधाराएं हैं। ठीक है, 3 स्कूल्स रिगार्डिंग दी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय में जो है वो 3 तरह की विचारधाराएं हैं विद्वानों के ये में। पहला है आपका, ठीक है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट लिखते जा रहे हैं वो बहुत बेस्ट कर रहे हैं। एक बार देख करके नोट्स लिख लीजिए और 2-3 बार वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद आपको एग्ज़ाम में भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार खाली वीडियो देखना और जा करके एग्ज़ाम में लिख बैठ जाना, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, 3 स्कूल्स में बात करेंगे तो पहला आपका है प्रकृतिवादी यानी नेचुरलिस्ट, दूसरा है व्यवहारवादी यानी पॉजिटिविस्ट्स,
और तीसरा है आपका समन्वयवादी यानी कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, तो पहला आपका प्रकृतिवादी बात करते हैं। तो इस विचारधारा वालों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून प्राकृतिक कानून पर आधारित है। प्राकृतिक कानून पर आधारित होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रभाव बाध्यकारी है। ठीक है, वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय कानून प्राकृतिक कानून का ही अंग है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्रों के ऊपर कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है, इसलिए उनके आचरण का नियमन प्राकृतिक कानून के द्वारा होता है। इस विचारधारा के अनुसार संधियां और रूढ़ियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत नहीं है, उसका मुख्य स्रोत प्राकृतिक कानून है। ठीक है, पहला जो आपका कहा जा रहा है प्रकृतिवादी, इसमें पूरा का पूरा इंटरनेशनल लॉ का जो स्रोत माना गया है, जो विद्वान प्रकृतिवादी हैं इंटरनेशनल लॉ के ये में, उनका मानना है कि पूरा का पूरा जो कानून है अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये नेचुरल है, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल। ठीक है, इसका कोई रूढ़ी या संधि से कोई वास्ता नहीं है, मतलब कोई ट्रीटी या कस्टम्स इससे कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो आपका नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ है, वही क्या कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। इन लोगों के अनुसार दिमाग में सही से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार समझ जाइएगा हमेशा के लिए दिमाग में क्लियर रहेगा। ठीक है, तो इन लोगों के अनुसार जो है वो आपका जो आपका नेचुरल लॉ है, जो आपका नेचुरल लॉज हैं, वही आपका इंटरनेशनल लॉ है। कोई रूढ़ी नहीं, कोई संधि नहीं, कोई कस्टम्स नहीं, कोई ट्रीटीज़ नहीं, इन लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं। कस्टम्स और ट्रीटीज़ को नहीं मानते हैं इन लोग स्रोत इंटरनेशनल लॉ का। इन्होंने प्रकृति को ही माना है कि प्रकृति द्वारा जो आपका है, जैसे प्रकृति द्वारा क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो क्या कहते हैं फिट रहेगा हर तरीके से वो सर्वाइव करेगा, जो कमज़ोर रहेगा बलवान उसको ये करेगा। ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं प्रकृतिवादी, तो प्रकृति का जो कानून है उसी पर आपका आधारित है अंतर्राष्ट्रीय कानून। ये आपका पहला चीज़, पहला विद्वान लोग जिससे समझ रहे। दूसरा है आपका व्यवहारवादी यानी पॉजिटिविस्ट्स। इस विचारधारा के लोग प्राकृतिक कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं मानते हैं, बल्कि मानवकृत कानून को ही वास्तविक आधार के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी कि ये लोग जो है वो आपका कस्टम्स और जो ट्रीटीज़ है, जो आपका मानव मैन मेड है, मैन मेड जो बनाया गया है उसको मानते हैं। तो एक आपका प्राकृतिक, ठीक है, ये आपका प्रकृति वाले हो गए, ये आपका मैन मेड वाले हो गए, दिमाग में रहेगा। नेक्स्ट है आपका समन्वयवादी यानी कोऑर्डिनेटर। इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक ग्रोटियस है। ग्रोटियस जैसा कि जानबे करते हैं आप कि ह्यूगो ग्रोटियस, आप मेरे पोस्टर में भी आपका ह्यूगो ग्रोटियस का फ़ोटो है, एक बार देख लीजिएगा। ह्यूगो ग्रोटियस जो है वो आपके फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनको बोला जाता है। तो इस विचार समन्वयवादी का जो है वो आपका मुख्य प्रतिपादक ग्रोटियस हैं। वह प्रकृतिवादी और व्यवहारवादी दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हैं। मतलब ये जो समन्वयवादी जो है वो आपका इसको भी लेकर के चल रहा है, इसको भी लेकर चल रहा है, यानी ये दोनों का बैलेंस कर रहा है। ठीक है, ये दोनों का बैलेंस कर रहा है और बैलेंस करके इन्होंने एक विचारधारा अपना दिया। ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा गया। ठीक है, वह प्रकृतिवादी और व्यवहारवादी दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हैं। इसके अनुसार प्राकृतिक कानून और मानवकृत कानून दोनों अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत हैं। यह विचारधारा सही है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो नेचुरल तरीके से भी हम लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए और कुछ मैनमेड तरीके से भी अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप कितने भी विकास कर जाइए, प्रकृति के सामने आप खेल नहीं सकते। ठीक है, तो कुछ चीज़ें नेचुरल तरीके से भी आपको अडॉप्ट करना है, कुछ मैनमेड तरीके से भी अडॉप्ट करना है। तो इसीलिए इन्होंने जो है, ग्रोटियस ने जो है वो ये दोनों जो प्राकृतिक और व्यवहारवादी है, इन दोनों के बीच एक समन्वय पैदा करके एक नया अपना सिद्धांत निकाले जो कि है समन्वयवादी।
ठीक है, जिसमें आपका प्राकृतिक कानून को भी लिया गया और मानवकृत कानून को भी लिया गया, यानी कि दोनों का दोनों जो है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत इन्होंने मान लिया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो कि तुम कहाँ से देख रहे हो, किस कॉलेज से देख रहे हो, किस जगह से देख रहे हो। और लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस की को कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिल सके। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी ये चैनल सही से काम कर पाएगा, नहीं तो चैनल बंद करना पड़ जाएगा मेरे को। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत अब कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो इसके निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला है आपका रूढ़ियाँ तथा प्रथा, दूसरा है संधियाँ, तीसरा है न्यायिक निर्णय, चौथा है कानून के सामान्य सिद्धांत, पांचवा है कानूनी पुस्तकें, छठा है अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य और सातवां है आपका अंतर्राष्ट्रीय राज्य पत्र। पहला हम लोग रूढ़ियाँ तथा प्रथा के बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोग लिख रहे होंगे नोट्स, कृपया एक बार लिखते चले जाइए ताकि क्या कहते हैं एग्जामिनेशंस में कोई दिक्कत ना हो। 2-3 बार वीडियो सुनना, आराम से क्या कहते हैं सारे पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे। रूढ़ियाँ तथा प्रथा। रूढ़ियाँ कानून का अति प्राचीन और मौलिक स्रोत है। रूढ़ियाँ व्यवहार के वे नियम हैं जिन्हें काफ़ी समय तक चलते रहने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है। रूढ़ियाँ को कानून के समान ही समझा जाता है। जैसे राजदूतों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं जो रूढ़ी पर आधारित है। ठीक है, राजदूत को कोई विदेशी राज्य मार नहीं सकता है। यद्यपि रूढ़ी और प्रथा का प्रयोग एक अर्थ में किया जाता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। अब यहाँ समझने वाली बात है, ये जो रूढ़ियाँ हैं और प्रथा है, ये दोनों मेनली जो है सो दोनों को एक साथ ही रखते हैं हम लोग, लेकिन इन दोनों में कुछ क्या कहते हैं डिफरेंस है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रथा जो है वो रूढ़ी का पूर्व रूप है। समझ में आ रही बात? मतलब जो प्रथा है, जैसे कि एक टाइम पीरियड है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। एक टाइम पीरियड है, मान लीजिए आपका 16वीं शताब्दी या उससे भी पहले, तो उस समय के हिसाब से कुछ प्रथा चलते आ रही थी। ठीक है, और उस समय के हिसाब से वो प्रथा जो है वो वैलिड थी। ठीक है, किसी रीज़न के वजह से वो प्रथा जो थी वो वैलिड थी। ठीक है, लेकिन यही जो प्रथा थी वो आगे बढ़ते 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 नेक्स्ट जनरेशन करते करते वो रूढ़ी में तब्दील हो गया। मतलब कि कुछ जैसे इंसानों को आप सुनिएगा कि कुछ बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये तो परंपराओं से चलते आ रहा है, तो इसको हम कैसे हटा दें, इसको हम ऐसे कैसे कर दें, तो वो फिर रूढ़िवाद बन जाता है। रूढ़िवादी मतलब कंजर्वेटिव। ठीक है, कट्टरवादी, कि उस विचारधारा को एकदम क्या कहते हैं लेके चाहे वो जो विचारधारा है वो आज के समय में वैलिड हो या ना वैलिड हो। ठीक है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसका दिमाग में यही है कि ये प्रथा चलते आ रही थी, अब ये प्रथा चलते रहेगी। ठीक है, वो उस समय उस टाइम के हिसाब से उस प्रथा को बनाया गया था। आज के समय में वो वैलिड है नहीं वैलिड है उससे कोई मतलब नहीं है। एक वो क्या कहते हैं, एक रूढ़िवाद यानी कि रूढ़िवादिता यानी कि एक कंजर्वेटिव माइंड डेवलप कर चुका है जनरेशन बाय जनरेशन, कि इस चीज़ को तो हमको करना ही करना है। इस चीज़ को कंजर्वेटिव दिमाग क्या होता है कि कट्टरवादी दिमाग हो जाता है कि इस चीज़ को जो है सो हमको करना ही करना है, इसको परंपराओं से चलते आ रहा है तो हम इसको कैसे हटा दें, इसको हम कैसे ये कर दें। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। रूढ़ी का आरंभ वहाँ से होता है जहाँ पर कि प्रथा का अंत हो जाता है। प्रथा राज्य के उस व्यवहार को कहते हैं जिसे अभी पूर्ण कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं रहती है। ठीक है, जिसका पालन कानून की भांति अनिवार्य समझा जाता है। ठीक है, मतलब कि कानून का मान्यता उसको नहीं रहता है प्रथा को। ठीक है, कानून का मान्यता प्रथा को नहीं रहता है, लेकिन हम लोग जो है सो कानून की भांति उसका पालन जरूर करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या एग्जांपल दे, मान लीजिए पूजा पाठ करते हैं तो उसमें जैसे जैसे ये किया जाता है फूल चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, कहीं कानून में लिखा हुआ है कि आप चढ़ाइए हैं, फिर भी हम लोग क्या कहते हैं अनिवार्य समझते हैं कि नहीं भैया चढ़ा दो। कहीं भी जाओ तो कुछ ले करके जाओ।
ठीक है, कहीं लिखा हुआ है कानून में? कहीं नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग अनिवार्य समझते हैं, कानून की भांति अनिवार्य समझते हैं। बहुत सारी ऐसी डे टू डे लाइफ में हम लोग काम करते हैं जो कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसको पालन करना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन भी हम लोग परंपराओं से चलते आ रहा है, प्रथाओं से प्रथा है, या फिर कुछ बूढ़े लोग हैं उनका रूढ़ी है, रूढ़िवादी सोच है, तो उसी को हम लोग जो है सो कानून के रूप में फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कानून के रूप में फॉलो करते आ रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल मैं डे टू डे लाइफ में दे सकता हूँ, लेकिन वो विवाद का एक केंद्र बन जाएगा। अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों में रूढ़ी को न्यायिक मान्यता प्राप्त है, ठीक है। जैसे ये जो केस है इसका दिमाग में रखिएगा, ये बहुत सारे यूपीएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है, कभी कभी एसएससी में, सीजीएल, ये सब में आता है। द पैक्वेट हवाना एंड लोला केस में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ग्रे ने यह निर्णय दिया कि जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करने के संबंध में संधियों और राष्ट्रीय कानूनों का अभाव है, वहां सभ्य राष्ट्रों की प्रथाओं और रूढ़ियों का सहारा लिया जाना चाहिए, ठीक है। ये जो द पैक्वेट हवाना और लोला केस था, इसमें अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय के जज थे जिनका नाम था ग्रे, ठीक है, ग्रे, इन्होंने कहा कि जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में अगर किसी तरीके का कोई विवाद हुआ और अगर क्या कहते हैं उस विषय पर संधि या फिर कुछ कानून जो है नहीं है, अभी तक है ही नहीं, तो ऑन डैट केस जो आपका जो अच्छे राष्ट्र हैं, जो सभ्य राष्ट्र हैं, उनके अंदर जो प्रथाएं उन लोग चला रहे हैं या फिर जो उनके अंदर रूढ़ी है, उसको हम लोगों को इंटरनेशनल लॉ के रूप में सहारा लेना चाहिए कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो हम इस केस में भी इस तरीके का कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेस्टलैंड गोल्ड माइनिंग कंपनी बनाम राजा के मुकदमे में भी रूढ़ी को प्रधानता दी गई है। उत्तरी अटलांटिक कोस्ट फिशरी 1910 मुकदमे में भी समुद्र में 10 मील किनारे वाले राष्ट्र को मछली मारने का अधिकार है। इस तथ्य को रूढ़ी पर ही स्वीकार किया कि झंडा रखने वाले जहाज अगर समुद्र में किसी दूसरे जहाज से टकरा जाता है तो वह मुकदमे के लिए आगे बढ़ सकता है, बिना झंडे वाले जहाज नहीं, ठीक है। ये भी रूढ़ी पर ही था, ठीक है, एक रूढ़ीवादी सोच के ऊपर ही था, ठीक है, रूढ़ी पर ही था कि जो जहाज में झंडा होगा वही क्या कहते हैं केस कर सकता है, अगर किसी तरीके का हानि हो गया या किसी और जहाज से टकरा गया, जिसमें झंडा नहीं होगा वो इस चीज़ को नहीं कर सकता, ठीक है। इस प्रकार अनेक मुकदमों के निर्णय देने में रूढ़ी को प्रधानता दी गई है। रूढ़ी मतलब मेनी कस्टम्स होता है, ठीक है, जो पुराने समय से चले आ रहा है, बहुत पुराने समय से। नेक्स्ट हम लोग संधियाँ, बी जो आपका सेकंड पॉइंट था, संधियाँ यानी ट्रीटीज। अंतर्राष्ट्रीय कानून का दूसरा प्रमुख स्रोत संधियाँ हैं। सभी प्रकार की संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत नहीं होती, बल्कि उन संधियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार माना जाता है, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, जिन्हें विश्व के अधिकांश राज्य मानते हैं। प्रारंभ में कुछ ही राज्य संधियों का पालन करते हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत सारे राष्ट्र उसको मानने लगते हैं और वे संधियां ही आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत बन जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी संधि होती है, ट्रीटीज होती है जो कि बहुत लोग नहीं मानते, बहुत सारे राष्ट्र नहीं मानते हैं, लेकिन फिर समय के हिसाब से उन राष्ट्रों को लगता है कि नहीं, सो हम लोगों को मानना चाहिए, ये चीज़ आज के समय के हिसाब से सही है। तो ऑन डैट केस जब मैक्सिमम राज्य जो है उसको मान लेते हैं तो उसको एक तरीके से लॉ के रूप में फॉर्म्ड कर दिया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में उसको मान लिया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संधियाँ जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है विधि निर्माण संधियाँ और एक होती है संधि समझौता, ठीक है, ये दो तरीके की संधियाँ होती है। तो पहला हम लोग बात करेंगे विधि निर्माण संधियाँ। जो संधियाँ सामान्य नियम निर्धारित करती हैं जिनके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के आचरण निर्धारित किए जाते हैं तथा वे उनके भविष्य का मार्ग निर्देशन करते हैं। इसके साथ ही विधि निर्माण संधियाँ राज्यों पर बाध्यकारी होती है, अर्थात राज्य उन संधियों को अनिवार्य रूप से मानते हैं। जैसा कि दिमाग में है विधि निर्माण संधियाँ, ठीक है, तो मेनली जो है सो ये कानून बनाएगा,
और ये जो है सो जब कानून बनेगा तो राज्य पर जो है वो आपका बाध्यकारी होगा ही, फोर्सफुल्ली जो है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। दिमाग में पहले ही ठीक है, ठीक है। और जो कानून बनाया गया है वो भविष्य को देखते हुए बनाया गया होगा कि अगर हम ये कानून बनाएंगे तो भविष्य में हमको ये बेनिफिट्स होंगे, इस वजह से इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए इस राष्ट्र में, ठीक है। तो पहला आपका है विधि निर्माण संधियाँ। विधि निर्माण संधियों के निम्नलिखित उदाहरण हैं। अब विधि निर्माण संधियाँ कौन कौन सी हैं वो क्या कहते हैं हम लोग देख रहे हैं। तो विधि निर्माण संधियों की अगर बात करें तो हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं विधि निर्माण संधियों के। पहला है आपका जिनेवा सम्मेलन, जो कि आपका 1864, 1906, 1929, 1949, ठीक है, ये सब में हुआ है आपका जिनेवा सम्मेलन। इसके अंतर्गत युद्ध बंदियों, घायल सिपाहियों इत्यादि के संबंध में नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसे प्रत्येक राष्ट्र मानता है, ठीक है। इसमें मेनली जो है सो आपका जिनेवा सम्मेलन में लीगल स्टैंडर्ड, जो इंग्लिश स्टूडेंट हैं जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लीगल स्टैंडर्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट इन वार, मतलब कि जंग के समय, अगर जंग है तो जंग के समय आपको सामान्य पब्लिक के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है, ठीक है। मानव का कुछ अधिकार है, आपको वार के समय ऐसा नहीं कि क्या कहते कुछ भी कर दीजिए। जैसे पहले होता था ना, राजा महाराजाओं की लड़ाई जो होती थी हम लोग सुनते हैं, तो उसमें कहा जाता था कि जब सूर्यास्त हो जाता था तो दोनों पार्टी अपने अपने पड़ाव में जा कर के रह जाता था, ना ही वो तीर चलाता था ना ही धनुष चलाता था, ठीक है। तो उसी तरीके का कुछ वार लॉज जो है वो आपका इसमें बनाया गया। सेकंड आपका है हेग सम्मेलन, जो कि आपका 1899 1907 में हुआ था। इसके अंतर्गत भी युद्ध संबंधी नियमों का निर्धारण किया गया है। तीसरा है आपका वर्साइल की संधि, जो कि 1919 में हुआ था। इसके अंतर्गत जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका इत्यादि राष्ट्रों के साथ कुछ आर्थिक और राजनीतिक समझौता किया गया। इसमें मेनली जो है सो वर्साइल की जो संधि हुई थी, ये आपका जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद जर्मनी जो है उसमें हार गया था। तो 28 जून 1919 को इस संधि पर हस्ताक्षर किया था, वर्साइल की संधि, ठीक है, जो कि 1919 में हुई थी। चौथा है आपका राष्ट्र संघ का कोवेनेंट। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का आपका चार्टर है, उसी तरीके से राष्ट्र संघ का कोवेनेंट है, ठीक है, जो कि फेल हो गया था राष्ट्र संघ, तो उसका कोवेनेंट है। इसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सरकार का निर्माण किया गया था। इसमें 26 धाराओं का उल्लेख किया गया है और एक अंतर्राष्ट्रीय सरकार के रूप में मान्यता दे दी गई है। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर। जब राष्ट्र संघ असफल हो गया तो चार्टर के द्वारा दूसरी विश्व सरकार की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत 111 धाराओं का विवरण किया गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ है? आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। और इसका जो आपका ये है चार्टर है, उसमें 111 आर्टिकल्स हैं। दिमाग में रखिएगा, हमेशा पूछता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, और कृपया मेरी मेहनत को इस तरीके से जाया मत जाने दीजिए। आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो कृपया सपोर्ट करो, कमेंट्स करो और शेयर करो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत मेहनत लगती है तब जाकर नोट्स बनता है, ठीक है। आई होप मेरे नोट्स पसंद आ रहे हो। दूसरा आपका है संधि समझौता, ट्रीटी एग्रीमेंट्स की बात करें तो यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में आपसी समझौता होता है, जिसके अंतर्गत वे अपने आचरण संबंधी कानूनी नियमों का निर्धारण करते हैं। इन संधियों का मानना कोई अनिवार्य नहीं होता, जैसे पेरिस समझौता इत्यादि, ठीक है। पेरिस समझौता ही जो हुआ, पेरिस एग्रीमेंट,
इसमें पहले बहुत सारे राष्ट्र जो है वो हस्ताक्षर नहीं किए, साइंड नहीं किए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे फिर कुछ कुछ राष्ट्र जुड़ते चले गए और कुछ राष्ट्र तो इससे निकल भी गए, ठीक है। जैसे कि आपका पेरिस समझौता से जो है, जब आपका इसका सरकार था अमेरिका में, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, तो वो इस संधि से निकल गए थे। लेकिन फिर बाइडेन आए तो फिर वो इस संधि में चले गए, ठीक है। तो एज इट इज़, उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विधि निर्माण संधियां ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के असली स्रोत हैं। एस विंबलडन के मामले में विधि निर्माण संधियों को स्वीकार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग न्यायिक निर्णय बात करते हैं। थर्ड, जुडिशियल डिसीजंस। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की स्थापना की गई है जो समय समय पर न्यायिक निर्णय देते रहे हैं। वे आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत बन गए हैं। यद्यपि प्रारंभ में जो दो पार्टी लड़ते हैं उन्हीं पर न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी होता है, लेकिन ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून के किसी नियम की ओर संकेत करते हैं जो आगे चलकर सभ्य राष्ट्रों को स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है। तो जो आपका न्यायालय का डिसीजंस होता है उसको रखा जाता है, और उस तरीके का अगर कोई केस आता है तो उस न्यायालय के डिसीजंस को उसके लिए रेफरेंस के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है जज के सामने। जैसे मान लीजिए इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में आपका एससी है, फिर आपका एचसी है, फिर आपका सीसी है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सिविल कोर्ट, ठीक है। तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट किसी केस में दो पक्ष लड़ा, उसमें जो है सो किसी तरीके का सुप्रीम कोर्ट जो है सो कुछ जजमेंट दिया, ठीक है। तो अगर हाई कोर्ट में उसी तरीके का अगर कोई केस आएगा तो ऑन डैट केस वो जो लॉयर वहाँ पर जो फाइट कर रहे होंगे, एडवोकेट जो है जो केस लड़ रहे होंगे, वो इसी यहाँ पर जो डिसीजन दिया गया है उसी को कोट करके आपका यहाँ पर जज के सामने वो रख देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का जजमेंट दिया गया है, आप भी इस तरीके का जजमेंट दीजिए, ठीक है। उसी तरीके से सिविल कोर्ट में होता है। सिविल कोर्ट में भी अगर कोई केस आया और उस पर डिसीजन पहले जो है सो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, तो ऑन डैट केस सिविल कोर्ट वो के जो एडवोकेट जो केस लड़ रहे होंगे वो डायरेक्ट बोलेंगे कि देखिए हाई कोर्ट में इसी केस पर, इसी तरीके के मुद्दे पर इस तरीके का डिसीजन दिया गया है, तो आप भी जो है सो इस तरीके का डिसीजन यहाँ दीजिए, ठीक है। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको कोट करके रखा जाता है और उसको बाद में जो है सो एडवोकेट्स जो है वो पढ़ के अपने केसेस के लिए प्रयोग करते हैं और जज के सामने उस चीज़ को रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को जीत पाएँ और न्याय दिला पाएँ। सर्वप्रथम 1897 में हेग अभिसमय के द्वारा पहला पंचायती न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। 1897 में हेग अभिसमय मतलब अभिसमय को आप समझौता भी बोल सकते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट, जिसका काम सराहनीय रहा है। 1902 में अर्जेंटीना और चिली समझौता, 1903 में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस में समझौता, 1904 में अमेरिका में समझौता किया गया, ठीक है। आई होप बहुत मेहनत करके मैं डाटा निकाला हूँ, बहुत मेहनत करके मैंने एक एक चीज़ को ये किया है, बहुत मेहनत करके, कृपया सपोर्ट करो। 1907 में दूसरा हेग सम्मेलन हुआ जिसमें पंचायती न्यायालय के कार्यों को सराहा गया। राष्ट्र संघ के द्वारा स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसने अनेक मुकदमों को सुलझाया। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसने अनेक मुकदमों पर अपना निर्णय दिया और अपने कार्यों का संपादन सही ढंग से कर रहा है। अभी भी आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो आपका इस्टेब्लिश किया गया था जून 1945 में, और ये आपका वर्क जो है ये वर्क कर रहा है आपका अप्रैल 1946 से, और ये आपका हेग नीदरलैंड में ये आपका है, ठीक है। और इसको जो है
इस जो जो आपका आईसीजी है यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको जो है सो लास्ट रिजॉर्ट द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है। ठीक है, द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है, इस पृथ्वी का अंतिम न्यायालय। ठीक है, इस प्रकार आगे चलकर न्यायालय की के जो सही निर्णय होते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत बनते हैं। आई होप मेरी मेहनत आप लोगों को समझ में आए और आप लोग मेरे चैनल्स को सपोर्ट कीजिए। बहुत लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर मेरे चैनल से आपको कुछ बेनिफिट मिला है तो कृपया करने का कोशिश कीजिए। कानून का सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, विधि के सामान्य सिद्धांत जिन्हें सभ्य राज्यों ने मान्यता प्रदान कर दी है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत है। कानून का यह सामान्य सिद्धांत न्याय और समानता पर आधारित होता है। ऐसे ही कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के ऐसे राष्ट्रीय कानूनों को भी सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीयता से होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीयता से होता है। यदि किसी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभाव रहता है तो वैसे स्थिति में राष्ट्रीय कानून के सामान्य सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है। जैसे रोमन कानून का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लीगल बुक्स यानी कि कानूनी पुस्तकें। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विद्वानों और लेखकों के विचारों को लागू करता है। कानूनी पुस्तकों में लेखक कानून की व्याख्या निष्पक्ष रूप से करता है। उनकी रचनाएं स्वतंत्र और वैज्ञानिक होती हैं। आगे चलकर उन्हीं कानूनी पुस्तकों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अनेक मुकदमों में अपना निर्णय देते हैं। लॉरेंस का कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक लेखक स्वयं कानून का निर्माण करता है, क्योंकि वह जो दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है वह अपने आप में सर्वोच्च होने के साथ साथ राज्यों के व्यवहारों को भी प्रभावित करता है। आई होप कोटेशंस जो है एग्ज़ाम्स में लिखिए ताकि आपका आंसर जो है वो बेस्ट हो पाए। ठीक है, और बहुत आसान भाषा में मैं नोट्स बनाता हूँ ताकि किसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 2 बार 3 बार पढ़ना, 2-3 बार सुनना, आराम से दिमाग में एग्ज़ाम में लिखने भर तो दिमाग में आ जाएगा। उदाहरण स्वरूप दी पैक्वेट हवाना के मामले में निर्णय देते हुए न्यायाधीश ग्रे ने कहा है कि जहां कोई संधि ना हो, किसी विधानसभा का कानून या न्यायिक निर्णय ना हो, वहां सभ्य राष्ट्रों के रिवाजों और प्रथाओं का अवलंबन लेना चाहिए। ठीक है, उनके परमाणु के रूप में विधि शास्त्रियों तथा टीकाकरों के ग्रंथों का सहारा लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लाइन में डिफरेंस हमको लग रहा है। ठीक है, विधि शास्त्री जो है सो 2 बार लिखा गया है। ठीक है, विधि शास्त्री 2 बार लिखा गया है। यहाँ परमाणु नहीं होगा, उनके अनुमानों होगा। ठीक है, अनुमानों, जिन्होंने वर्षों के परिश्रम, अनुसंधान और अनुभव के पश्चात निष्पक्ष तथा विशेषज्ञ दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। न्यायालय के द्वारा ऐसे ग्रंथों का वास्तविक कानून के प्रतिपादन करने वाले साक्ष्य के रूप में लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में अगर पुस्तक बात करेंगे तो आपका ओपेनहाइम, स्टार्क, जे.एल. बैरली, लॉरेंस, लॉटर पैच, हॉल जैसे विद्वानों के अंतर्राष्ट्रीय कानून पर पुस्तकें अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल कर्टेसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य। विद्वानों का कहना है कि विभिन्न राष्ट्र रूढ़ियों और संधियों के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी पालन करते हैं। ठीक है, जो आपका संधि हुआ है, ट्रीटीज हुई हैं या फिर जो रूढ़ी चलते आ रही है उसी के कारण जो है सो वो पालन भी करते हैं, जो विनम्र, सुविधा और सद्भावना पर आधारित होता है। इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य का नियम कहा जाता है, जो
आसानी से विनम्र रूप से सुविधापूर्वक सद्भावना से क्या कहते हैं कोई राष्ट्र जो है मान ले आसानी से, वही अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य है। सौजन्य बदले के व्यवहार है जो एक राज्य दूसरे के प्रति करता है। प्राचीन काल के अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य के नियम आज अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम बन गए। ठीक है, बदले का व्यवहार है। मान लीजिए आप जिस तरीके से बगल में कीजिएगा वो भी उसी तरीके से आपके साथ करेगा। ठीक है, आप अच्छा व्यवहार कीजिएगा आपके साथ अच्छा वो भी करेगा, आप बुरा व्यवहार कीजिएगा वो भी आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। एक्सेप्शंस हर केस में होते हैं। जैसे राजदूतों को चुंगी के भुगतान से मुक्त किया गया है। चुंगी मतलब होता है टैक्स, ये एक तरीके का इंटरनेशनल टैक्स है। ठीक है, इंटरनेशनल टैक्स है। ओपेनहाइम के अनुसार यद्यपि सौजन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत नहीं है, फिर भी यह सच है कि अनेक नियम जो प्रारंभ में सौजन्य पर आधारित है बाद में अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय राज्य पत्र, इंटरनेशनल स्टेट पेपर। विभिन्न राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होता है उनका समाधान संबंधित राज्यों के विशेषज्ञों द्वारा होता है। यह विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट सरकार को देते हैं जो श्वेत पत्रों या राज्य पत्रों के रूप में घोषित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे भारत का भी निकलता है ना इंडियन गैजेट। ठीक है, इंडियन गैजेट निकलता है ना, जो कि भारत का राज्य पत्र है। यह राज्य पत्र के अनेक नियम आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का रूप ले लेते हैं। लॉरेंस ने लिखा है कि अनेक बार उन विवादों में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है जिनकी और अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, जिनकी ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग कंक्लूजन, निष्कर्ष की बात करेंगे कि निष्कर्ष इस टॉपिक का क्या है। आई होप समझ में आया हो। कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना। अगर शेयर नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे इस चैनल को, तो इस चैनल को मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, फिर सारे स्टूडेंट्स मैनेज कीजिएगा। कंक्लूजन, निष्कर्ष। उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के स्रोतों के अतिरिक्त तर्क शक्ति, विशेषज्ञों की व्यवस्था, राज्यों के निर्देश तथा राजनयिक व्यवहार को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत माना जाता है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय कानून एक जटिल समस्या है। इसके निर्माण में किसी एक स्रोत का हाथ नहीं रहा है, बल्कि यह अनेक स्रोतों से मिलकर बना है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों, रूढ़ियों, प्रथाएं और या रीति रिवाज या विधि शास्त्रियों के ग्रंथ, न्यायिक निर्णय, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत कानून के सामान्य नियम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ठीक है, आई होप सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया हो। बहुत आसान लैंग्वेज में बताया हूँ। 2-3 बार वीडियोस देखना, आराम से पूरा का पूरा याद होगा। और लिख के ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले देखना उसके बाद फिर सब गोल मटोल करके वहाँ पर एग्ज़ाम में आना। ठीक है, वैसा नहीं करो। जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो बढ़िया से। रिटेन बाय राजदेव गुप्ता। ठीक है, आपके साथ बना रहूँगा अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो। ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।